जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी तो उसी क्रम में हम लोग पेपर कोड BSKG 178 प्राचीन भारतीय राजनीति संक्रांत जून परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहली क्लास ही है। इसके बाद आपको धीरे धीरे और भी क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको सभी क्लासेस को देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप लोग जो लास्ट टाइम रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे गैस पेपर को परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है shop.hindustannowledge.com। जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। सिंपली आपको क्या करना है, सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर आपको अपना कोड टाइप करना है BSKG 178। ठीक है, जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए गैस पेपर मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग 49 रुपीज में इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर इस व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके व्हाट्सएप को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस क्लास की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं उसकी लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और साथ में आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां पर भी हम लिंक को शेयर कर देते हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपको देते रहते हैं। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गणतंत्र व बौद्ध शास्त्र की व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। यानी कि प्राचीन भारतीय गणतंत्र और जो बौद्ध शास्त्र की व्यवस्था कैसी कैसी थी इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय गणतंत्र एवं बौद्ध शास्त्र की व्यवस्था पर प्रकाश डालना भारतीय इतिहास और दर्शन की एक महत्वपूर्ण खोज है। यानी कि भारतीय इतिहास और दर्शन ने जो प्राचीन भारतीय गणतंत्र एवं बौद्ध शास्त्र की जो व्यवस्था देखी है उससे क्या पता चलता है, वो उनकी एक महत्वपूर्ण खोज है। भारतवर्ष में गणतंत्र की परंपरा बहुत प्राचीन रही है और इसका उल्लेख बौद्धिक ग्रंथों से लेकर बौद्ध साहित्य तक मिलता है। यानी कि जो भारतीय गणतंत्र की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से रही है और इसका उल्लेख जो हमको वैदिक ग्रंथों से लेकर बौद्ध साहित्य तक के ग्रंथों में देखने को मिलता है। इस प्रकार बौद्ध धर्म न केवल एक धार्मिक दर्शन है बल्कि एक सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक व्यवस्था का भी शिल्पकार रहा है। यानी कि बौद्ध धर्म में सिर्फ धार्मिक बातें नहीं लिखी हैं, उसमें सामाजिक जीवन के बारे में बातें लिखी हैं, नैतिक जीवन के बारे में बातें लिखी हैं और राजनीतिक जीवन के बारे में भी बातें लिखी हैं। इसके बाद चलते हैं, हेडिंग डालेंगे हम लोग प्राचीन भारतीय गणतंत्र की व्यवस्था। तो प्राचीन भारत में शासन की दो प्रमुख प्रणालियां थी, एक राजतंत्रीय जहां एक राजा राज्य करता था और दूसरी गणतंत्रीय जहां शासन जो है जनसंख्या के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता था। जैसे महाभारत, बौद्ध साहित्य जैसे दीर्घ निकाय और अगुंतर निकाय और महावंश में आदि में गणराज्य शब्द का उल्लेख मिलता है। आप देख लेते हैं गणराज्य का स्वरूप। तो गणराज्य वे राज्य थे जहां सत्ता एक व्यक्ति की बजाय एक समूह के हाथों में होती थी। इस समूह को संघ या सभा कहा जाता था। यानी गणराज्य क्या थे, वहां पर कोई सत्ता एक व्यक्ति यानी कि एक राजा के हाथ में नहीं थी बल्कि एक समूह होता था जिसके हाथ में ये पूरी सत्ता होती थी। और उस समूह को हम लोग कहते हैं संघ या सभा, जो आज हमारे यहाँ पर जो है संघ या सभा यानी कि जो संघ की सरकार होती है बहुत से कैबिनेट मंत्री से मिलकर बनी होती है। इसी प्रकार जो है प्राचीन काल में क्या होता था, वहां पर जो एक समूह होता था जिसे संघ या सभा कहा जाता था। ये सदस्य किसी विशेष कुल, वर्ग या जाति के होते थे और आपसी सहमति से निर्णय लेते थे। इनके पास निम्नलिखित प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी। पहले है संघ या सभा, यह विधानमंडल का कार्य करती थी। सभी सदस्य इसमें भाग लेते थे और निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। दूसरा था राजा या प्रमुख। यद्यपि गणराज्य में एक राजा होता था पर वह निरंकुश नहीं होता था, उसे संघ के निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता था। यानी गणतंत्र में राजा होता था लेकिन वो निरंकुश नहीं, यानी कि उसके हाथ में पूरी पावर होती थी। जो राजा होता था उसको संघ के निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता था। इसके बाद है अधिकारी वर्ग। तो कार्यपालिका के रूप में कई मंत्री, सेनापति, कोषाध्यक्ष आदि होते थे जो शासन की व्यवस्था को संचालित करते थे। उस समय भी मंत्री हुआ करते थे, किसी को वित्त मंत्री कहा जाता था। तो उसी तरह से अब आप जो मॉडर्न में चल रहे हैं मंत्री, उसी के अकॉर्डिंग ही लिए गए थे। यानी कि हमारे प्राचीन इतिहास से ही वो सारे शब्द लिए गए हैं। न्यायपालिका, संघों में एक न्याय व्यवस्था भी थी जिसमें अपराधों और विवादों का निपटारा संघ के निर्णय द्वारा किया जाता था। ठीक है, इसके बाद है प्रसिद्ध गणराज्य देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रसिद्ध गणराज्य कौन कौन से, बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख है जिनमें कई गणराज्य थे। इसमें वज्जी संघ, ये लिच्छवी, विधे,
ज्ञात्रिक आदि जनजातियों का एक संघ था। वैशाली इसकी राजधानी थी और इसे लोकतांत्रिक संघ कहा जाता था। इसके बाद था शाक्य गणराज्य, जिसे कपिलवस्तु में स्थित है गणराज्य बुद्ध का जन्म स्थान था। यहाँ के प्रमुख निर्णय सभा में लिए जाते थे। इसके बाद है मालव और पुरु गणराज्य। इनकी भी शासन व्यवस्था सामूहिक थी। क्या थी? इनकी भी जो शासन व्यवस्था थी वो सामूहिक थी। इसके बाद आ जाते हैं गणराज्य की विशेषताएं। तो सामूहिक नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया, एक सीमित लोकतांत्रिक प्रणाली, स्त्रियों को भी गणराज्य में अधिकार प्राप्त थे और न्याय और धर्म आधारित यहाँ पर शासन होता था। क्या होता? सामूहिक नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया भी कर होती थी, एक सीमित लोकतंत्र प्रणाली थी और स्त्रियों को भी निर्णय लेने का अधिकार यहाँ पर था। अब आते हैं बौद्ध शास्त्र की व्यवस्था पर। तो बौद्ध धर्म का उद्भव 6वीं शताब्दी ईस्वा पूर्व में हुआ था, जब सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे थे। गौतम बुद्ध ने धर्म, समाज और राज्य की कई जड़ मान्यताओं को चुनौती दी। बौद्ध शास्त्र न केवल धार्मिक संहिता थी, बल्कि नैतिक और सामाजिक जीवन का भी मार्गदर्शन देती थी। यानी कि जो बौद्ध शास्त्र वो धार्मिक ग्रंथ नहीं था, बल्कि वो सामाजिक ग्रंथ भी था और नैतिक ग्रंथ भी था, जिसमें आपको सामाजिक जीवन की भी झलक देखने को मिलती है। अब यहाँ पर है बौद्ध धर्म में सबसे पहले होती है धम्म की अवधारणा। किसकी? धम्म की अवधारणा। तो धम्म बौद्ध धर्म की मूल संकल्पना है, जो नैतिकता, न्याय और समतत्व को दर्शाता है। यह किसी धर्म ग्रंथ पर आधारित नहीं, बल्कि तर्क और अनुभव पर आधारित है। धम्म के अंतर्गत 5 मुख्य सिद्धांत थे। यानी कि जो ये जो धम्म था, बुद्ध बौद्ध धर्म की मूल संकल्पना है, ये नैतिकता, न्याय और समत्व को दर्शाता है। यह किसी धर्म ग्रंथ पर आधारित नहीं था, बल्कि तर्क और अनुभव पर आधारित था। और धर्म के जो है मुख्य 5 सिद्धांत है: प्राणियों की हत्या ना करना, चोरी ना करना, काम विषयों में संयम, झूठ ना बोलना और नशा ना करना। ये 5 चीजें हैं धर्म में, विशेष रूप से ये 5 सिद्धांत थे। ठीक है। इसके बाद है संघ व्यवस्था। तो बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए एक भिक्षु संघ की स्थापना की। यह संघ एक प्रकार का गणतंत्र था, जिसमें निर्णय बहुत से लिए जाते थे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं थी। पहली व्यवस्था क्या थी? विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं के आचार संहिता की व्यवस्था थी। इसके बाद उपसम्मता यानी कि दीक्षा, संघ में प्रवेश की प्रक्रिया थी। संघ निर्णय प्रक्रिया मतलब कि संघ के कार्य सामूहिक रूप से तय होते थे, जैसे विवाद निवारण, सदस्यता और अनुशासन। इसके बाद राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण। तो बुद्ध का समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव था। उन्होंने कहा कि एक शासक को धम्म के अनुसार शासन करना चाहिए। चक्रवर्ती राजा की अवधारणा उनके उपदेशों में है, जो नैतिक शासन का प्रतीक है। यानी कि जो नैतिक शासन का प्रतीक होगा, उनके अकॉर्डिंग वही जो है चक्रवर्ती राजा की उपाधि धारण करेगा। इसके बाद है अशोक का धम्म शासन। सम्राट अशोक ने बुद्ध के उपदेशों को राज्य की नीति में परिवर्तित किया। उसने हिंसा का त्याग कर न्याय, करुणा और अहिंसा को शासन का आधार बनाया था। इसके बाद देखते हैं गणतंत्र और बौद्ध शास्त्र में साम्य। तो प्राचीन भारतीय गण राज्यों और बौद्ध संघों में कई समानताएं पाई जाती हैं, जैसे लोकतंत्र प्रणाली थी, दोनों में सदस्यों की समानता थी, ना तो गणराज्य में और ना ही संघ में किसी एक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। नैतिकता और अनुशासन यानी कि निर्णयों में नैतिकता और सामाजिक हित को महत्व दिया जाता था। इसके बाद है वर्ग और जातिवाद का विरोध। बुद्ध ने जातिवाद का विरोध किया और गणतंत्रीय व्यवस्था में भी नहीं था, यानी गणतंत्र में भी जो ये व्यवस्था नहीं थी और जो बुद्ध ने भी जो है जातिवाद का विरोध किया था। इसके बाद आता थे निष्कर्ष पर। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है? प्राचीन भारतीय गणतंत्र और बौद्ध शास्त्र की व्यवस्था भारतीय संस्कृति की 2 अद्भुत विरासतें हैं, जहां गणराज्य हमें यह दिखाते हैं कि लोकतंत्र की अवधारणा भारत में कितनी पुरानी है, और वहीं बौद्ध शास्त्र यह सिखाता है कि शासन और समाज का आधार केवल शक्ति नहीं है, बल्कि नैतिकता, करुणा भी हो सकती है। आज के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो इन व्यवस्थाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे उत्तरदायी शासन, नैतिक नेतृत्व और जनहित को प्राथमिकता देना। तो प्राचीन भारतीय में जो गणतंत्र की व्यवस्था थी वो बहुत पहले से थी, और जो बौद्ध शास्त्र है वो क्या सिखाता है? वो हमको सिखाता है कि शासन जो है समाज का आधार केवल शक्ति नहीं है, बल्कि नैतिकता और करुणा भी हो सकती है। यानी कि नैतिकता और करुणा से भी हम लोग जो है शासन कर सकते हैं। शासन के लिए जरूरी नहीं कि हमारे पास जो है शक्ति होनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, धर्म की अवधारणा स्पष्ट करते हुए धर्म व्यवहार और चरित्र तथा राज शासन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
तो यहाँ पर देखते हैं, धर्म शब्द संस्कृत की ध्रा यानी धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात जो किसी विषय वस्तु, व्यक्ति या समाज को धारण, नियंत्रित या संतुलित रखे, वही धर्म है। क्या है? अर्थात जो कोई किसी व्यक्ति को या समाज को धारण करे, नियंत्रित करे और उसे संतुलित रखे, वही धर्म है। भारतीय दर्शन में धर्म न केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित है, बल्कि यह व्यापक नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संकल्पना है। धर्म का आशय है कर्तव्यों का पालन करना, नैतिक मूल्यों का पालन करना, अपनी मर्यादा बनाए रखना, सत्य और सामाजिक व्यवस्था का पालन करना, वही हमारा धर्म है। क्या है? वो धर्म नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाले धर्म की बात नहीं हो रही यहाँ पे। धर्म का मतलब है अपने कर्तव्यों का पालन करना, नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना, अपने मर्यादा से बाहर नहीं जाना और सत्य और सामाजिक व्यवस्था का पालन करना। वेदों में धर्म की व्याख्या क्या दी गई है? वेदों में धर्म को ऋत कहा गया है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड की प्राकृतिक एवं नैतिक व्यवस्था। धर्म क्या है? धर्म है वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की प्राकृतिक एवं नैतिक व्यवस्था। यह व्यवस्था ईश्वर, प्रकृति, मनुष्य और समाज में सभी में लागू होती है। इसके बाद आ जाते हैं मनुस्मृति के अनुसार धर्म कितने हैं? धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धुति मतलब कि धैर्य, क्षमा, दम मतलब इंद्रियों का संयम, अस्थेय मतलब चोरी ना करना, शौच मतलब शुद्धता, इंद्रिया निग्रह मतलब इंद्रिय संयम, धी मतलब बुद्धि, विद्या मतलब ज्ञान, सत्य मतलब सत्यवादिता और अक्रोध मतलब क्रोध का अभाव। ठीक है, इन लक्ष्यों को अपनाना ही वास्तविक धर्म है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि आचरण और कर्तव्य का पालन करना ही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। इसके बाद है धर्म, व्यवहार और चरित्र का संबंध क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं धर्म और व्यवहार। तो व्यवहार का अर्थ है व्यक्ति द्वारा किया गया किसी प्रकार का आचरण, और धर्म जो है व्यवहार को दिखाता है। यानी कि अगर धर्म सही होगा तो व्यवहार भी सही होगा, व्यवहार सही होगा तो आचरण सही होगा। यदि धर्म व्यक्ति को यह सिखाता है क्या सही है, तो व्यवहार उस सिखावन का प्रत्यक्ष रूप हो सकता है। यानी कि जब हमको पता रहता है क्या सही है क्या गलत है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है प्रतिक्रिया देते हैं, यानी कि व्यवहार देते हैं। इसके बाद धार्मिक व्यवहार को नैतिक बनाता है। धार्मिक व्यवहार में परोपकार, सहानुभूति, सत्यता और सहिष्णुता जैसी विशेषताएं होती हैं। धर्म यदि सैद्धांतिक पक्ष है तो इस व्यवहार उसका व्यावहारिक पक्ष है। उदाहरण के लिए यदि धर्म कहता है कि अहिंसा परमो धर्मा, तो व्यवहार में यह देखा जाता है कि व्यक्ति हिंसा से दूर रहे। इसके बाद है धर्म और चरित्र को देख लेते हैं। तो चरित्र का अर्थ है व्यक्ति के आंतरिक गुणों और नैतिकता की स्थायी छवि। धर्म चरित्र का मूल आधार है। धर्म का पालन करने से व्यक्ति में सद्गुण विकसित होते हैं। यानी अगर आप धर्म से चलेंगे तो आपका जो है चरित्र भी बढ़ेगा, चरित्र भी क्या करेगा, चरित्र भी अच्छा रहेगा। चरित्र का अर्थ क्या होता है? चरित्र का अर्थ होता है व्यक्ति के आंतरिक गुणों और नैतिकता की स्थायी छवि। इसमें आप लोग सत्यनिष्ठा, निष्ठुरता का भाव, आत्मसंयम, सहानुभूति। चरित्रवान व्यक्ति समाज में आदर्श बनता है। राम, कृष्ण, बुद्ध और गांधी जैसे महापुरुषों का चरित्र धर्मपरायण से ही विकसित हुआ है। धर्म, व्यवहार और चरित्र में सामंजस्य, यानी कि आप जो हम देखेंगे धर्म और व्यवहार और चरित्र में क्या सामंजस्य है। तो धर्म व्यक्ति के को नियम और नैतिक मूल्य देता है, व्यवहार उन मूल्यों को जीवन में लागू कर देता है और चरित्र उन मूल्यों को स्थायी प्रभाव देता है। धर्म क्या होता है? व्यक्ति को नियम और नैतिक मूल्य सिखाता है, और जो व्यवहार उन मूल्यों को जीवन में लागू करता है। और इसके बाद है चरित्र, जो उन मूल्यों को स्थायी प्रभाव देता है। यदि धर्म शुद्ध है तो व्यवहार नैतिक होगा और चरित्र आदर्श बनेगा। इसके बाद देखते हैं धर्म और राज शासन। तो भारत में प्राचीन काल से राज शासन धर्म आधारित रहा है। राजा धर्म का रक्षक है। यह अवधारणा वेदों, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति और बौद्ध ग्रंथों से स्पष्ट रूप से मिलती है। आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो प्राचीन काल में क्या था, राज शासन जो धर्म पर आधारित था, और राजा धर्म का रक्षक है। क्या है? जो राजा है उसका काम है धर्म की रक्षा करना। यह अवधारणा महाभारत, वेद में आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद है राज धर्म की परिभाषा देखते हैं। तो राजधर्म का तात्पर्य है राज्य चलाने के लिए राजा के कर्तव्य, यानी कि जो कोई राज्य अगर हमको चलाना है तो उसके लिए जो कर्तव्य हमारे होंगे उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहते हैं राजधर्म। और जो नैतिक जिम्मेदारियां उसी को कहते हैं राजधर्म। इसका मूल उद्देश्य लोक मंगल और न्याय है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनु के धर्मशास्त्र में राजा को धर्मानुसार शासन करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद देखते हैं राजा के मुख्य धर्म। तो राजा के मुख्य धर्म होते हैं प्रजा की रक्षा करना, न्याय करना, कर प्रणाली में पारदर्शिता, दंड नीति का पालन करना, दुष्टों का दमन और
सज्जनों का संरक्षण करना। इसके बाद देख लें आदर्श राज स्वरूप का स्वरूप। तो समाज इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें क्या है, निम्नलिखित विशेषताएं हैं। राजा राम ने स्वयं धर्म का पालन किया, प्रजा सुखी संतुष्ट और सुरक्षित थी, अन्याय शोषण भूख और अपराध का अभाव था। यानी कि जो आदर्श राज शासन का स्वरूप क्या होता है, जो राम राज्य है इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें क्या विशेषताएं होती हैं, राजा राम ने स्वयं धर्म का पालन किया, प्रजा सुखी संतुष्ट और सुरक्षित थी, और जो है अन्याय शोषण भूख और अपराध का अभाव था। अशोक का जो धर्म राज्य था वो भी बौद्ध धर्म पर आधारित शासन व्यवस्था थी, जिसमें नैतिकता, सहिष्णुता और करुणा पर बल दिया गया था। इसके बाद धर्मनिरपेक्षता और आधुनिक राज्य। तो आज भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन यह धर्मनिष्ठ नैतिक मूल्यों को नकारता नहीं। आधुनिक लोकतंत्र में भी शासन की नैतिकता, पारदर्शिता, सेवा और न्याय धर्मनिष्ठ आचरण के ही रूप हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखे निष्कर्ष। धर्म जो है, व्यवहार, चरित्र, राज्य शासन, ये चारों एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। यानी कि धर्म, व्यवहार, चरित्र और जो राज शासन है वो चारों क्या है, वो चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म केवल उपासना पद्धति नहीं बल्कि जीवन के जीने की समाधि है। व्यवहार जो है धर्म के अनुरूप हो तो समाज में शांति और समरसता होती है। चरित्र जो धर्म है वो दीर्घकालिक प्रभाव का प्रतीक है, और राज शासन यदि धर्मानुकूल हो तो वह प्रजा का कल्याण करता है। आज के संदर्भ में भी यदि शासक और नागरिक धर्म के मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, न्याय, धर्म और कर्तव्य को जीवन में अपनाए तो न केवल समाज में नैतिकता बढ़ेगी बल्कि शासन की भी उत्तरदायी और पारदर्शिता होगी। इसलिए धर्म न केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन है बल्कि सामाजिक और शासन को संतुलित और दिशा देने वाला आधारभूत जो है तत्व भी है। इसके बाद है प्राचीन भारतीय राजनीति का परिचय देते हुए दंड नीति एवं धर्मशास्त्र पर प्रकाश डालिए। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन अत्यंत गहन, व्यवहारिक और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण था। जहां पश्चिम में राजनीति को केवल सत्ता और शक्ति तक सीमित रखा गया, वहीं भारत में राजनीति को धर्म, नैतिकता, न्याय, लोक कल्याण से जोड़ा गया। भारतीय राजनीति शास्त्र केवल शासन व्यवस्था का अध्ययन नहीं था बल्कि वह समाज और व्यक्ति के नैतिक विकास से भी जुड़ा हुआ था। यानी कि प्राचीन भारतीय राजनीति जो शास्त्र था उसका हमको परिचय देना है, और उस समय जो दंड नीति और धर्म शास्त्र चलता था उसके बारे में वर्णन करना है। तो जो प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन जो है ना, वो अत्यंत गहन, व्यवहारिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित था। जहां पश्चिमी राजनीति को केवल सत्ता और शक्ति तक सीमित रखा गया, वहीं भारत में राजनीति को धर्म, नैतिक, न्याय, लोक कल्याण से जोड़ा गया। भारतीय राजनीति शास्त्र केवल शासन व्यवस्था का अध्ययन नहीं था बल्कि वह समाज और व्यक्ति के नैतिक विकास से भी जुड़ा हुआ था। इसके बाद आते हैं पूर्ण स्रोत पर। तो वेदों में समाज, राजा को धर्म के रक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। यानी कि वेदों में क्या हुआ है, राजा को धर्म के रक्षक के रूप में वर्णन किया गया है। यानी कि जो राजा का क्या काम है, धर्म की रक्षा करना। इसके बाद है महाभारत। तो इसमें शांति पर, राजनीतिक विचारों पर बड़ा भंडार है। मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है जिसमें राजधर्म और प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन है। इसके बाद है अर्थशास्त्र, जिसमें कौटिल्य जो रचना की थी उन्होंने। यह प्राचीन भारत का सबसे जो है प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ है। इसके बाद है बौद्ध और जैन ग्रंथ, इसमें नीति, धर्म और प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो ये सारी चीजें उस समय है राजनीति में प्रयोग की जाती थी। तो भारतीय राजनीति में धर्म और नीति दोनों साथ साथ चलते थे। राजा का कर्तव्य केवल शासन नहीं करना था बल्कि समाज को नैतिक और सामुन्नत धर्म बनाना भी था, यानी कि सामुन्नत भी बनाना था। इसके बाद आते हैं दंड नीति। तो दंड नीति क्या थी उस समय, तो दंड नीति का अर्थ क्या है, शक्ति या दंड यानी कि सजा। नीति का अर्थ व्यवस्था या नियम, अतः दंड नीति का तात्पर्य है वह नीति जिसके माध्यम से राज्य में कानून व्यवस्था, शांति और अनुशासन बनाए रखा जाता था। यानी कि दंड नीति क्या थी, राजा द्वारा वह नीति थी जिसके द्वारा जो है राज्य में कानून व्यवस्था, शांति और अनुशासन बनाए रखा जाता था। कौटिल्य ने कहा था दंड ही धर्म है, अर्थ और काम का रक्षक भी है। ये किसने कहा था, उनकी अर्थशास्त्र जो बुक थी, किताब थी, उसमें ये वर्णन देखने को मिलता है कि कौटिल्य ने कहा था दंड ही धर्म है और अर्थ और काम का रक्षक है। इसके बाद देख लेते हैं दंड नीति का उद्देश्य क्या था। तो दंड नीति जो है अपराधों पर नियंत्रण रखती थी, समाज में न्याय की स्थापना,
सत्ता की प्रतिष्ठा बनाए रखना, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और लोक कल्याण के लिए अनुशासन, ये सारी चीजें जो थी वो दंड नीति के उद्देश्य थी। इसके बाद आते हैं कौटिल्य की दंड नीति पर। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंड नीति को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि दंड नीति कमजोर होगी तो अराजकता फैल जाएगी। कौटिल्य ने क्या कहा? कौटिल्य ने कहा अगर दंड नीति आपकी कमजोर होगी तो आपके राज्य में अराजकता फैल जाएगी। न्याय व्यवस्था राजा का कार्य था कि अपराधियों को सजा देना। सजा का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं बल्कि सुधार और अनुशासन था। यानी कि उस समय जो राजा सजा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बदला निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर वो किसी को सजा देंगे तो वहां पर होगा क्या? न्याय व्यवस्था क्या होगी? न्याय व्यवस्था में अगर वो सभी को सजा देंगे तो क्या होगा? इससे जो दूसरे लोग हैं वो बार बार गलतियां नहीं करेंगे। राजा का मतलब वहां पर प्रतिशोध लेना नहीं होता है कि हम कोई व्यक्ति से पर्सनल प्रतिशोध ले रहे हैं, यानी कि बदला ले रहे हैं। उसका मतलब ये होता है, सजा देने का मतलब सिंपल ये होता है कि अगर हम इस व्यक्ति को सजा देंगे तो आगे चलकर कोई दूसरा व्यक्ति ये गलती नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद एक गुप्तचरी व्यवस्था, यानी कि अपराधों की पहचान हेतु जासूसों की नियुक्ति होती थी। यानी कि वहां पर गुप्तचरी व्यवस्था थी, यानी कि अपराधों की पहचान करने के लिए जासूस लगाए जाते थे। उसके बाद है शक्ति का प्रयोग। राजा के पास प्रशासनिक, सैन्य और आर्थिक शक्ति होनी चाहिए ताकि वह न्याय कर सके। यानी कि राजा के पास सारी शक्तियां उस समय होती थी। ठीक है। इसके बाद एक कौटिल्य ने दंड को दोहरे हथियार की तरह बताया। यदि उसका उचित प्रयोग किया जाए तो राज्य समृद्ध होता है, अन्यथा वह स्वयं विनाशकारी बन सकता है। यानी कि क्या कहा? जो दंड नीति थी उसके दोहरे हथियार की तरह बताया, अगर उसका उचित प्रयोग करते हैं तो राज्य समृद्ध होगा, अन्यथा वह स्वयं विनाशकारी बन सकता है। इसके बाद आ जाते हैं धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र वे ग्रंथ हैं जिनमें समाज, व्यक्ति और राज्य के नैतिक, धार्मिक और कानूनी कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। इनका उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की स्थापना था। तो धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र वे ग्रंथ हैं जो समाज में व्यक्ति और राज्य के नैतिक, धार्मिक और कानूनी कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है जिन ग्रंथों में, उसी को हम लोग कहते हैं धर्मशास्त्र। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य धार्मिक नहीं है बल्कि जो है समाज में जो व्यवस्था चल रही है उसकी स्थापना, यानी कि सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है। प्रमुख धर्मशास्त्र जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, ये सब क्या है? प्रमुख धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र और राजनीति देख लेते हैं, इसमें क्या संबंध है। तो धर्मशास्त्रों में राज्य और राजा के कर्तव्यों को विशेष रूप से उल्लेखित किया जाता है। राजा को राजधर्म का पालन करने का आदेश दिया गया है, यानी कि जो राजा को अपना राजधर्म का पालन करना ही पड़ेगा। और धर्मशास्त्रों में राज्य और राजा के कर्तव्यों को विशेष रूप से उल्लेख किया जाता था, यानी राजा कौन कौन से काम करने रहेंगे। राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, वह न्याय के बिना कर नहीं वसूल सकता। अपराधियों को उचित सजा देना उसका कर्तव्य है। राजा स्वयं धर्म के अधीन होता है, ना कि धर्म राजा के अधीन होता है। इसके बाद है मनुस्मृति में राजधर्म। तो मनुस्मृति में राजा के लिए कठोर लेकिन न्याय संगत दंड देने की सलाह दी गई है। उदाहरण स्वरूप राजा को बिना पक्षपात के निर्णय देना चाहिए, उसे करुणा और विवेक का संतुलन बनाए रखना चाहिए। शासक यदि अधर्म करेगा तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा, राजा ही अधर्म करेगा तो उसका राज्य जो है खत्म होना निश्चित है। धर्मशास्त्र राजनीति को नैतिकता और धर्म से जोड़ता है ताकि शक्ति का दुरुपयोग ना हो। धर्मशास्त्र क्या करता है? धर्मशास्त्र जो है वो राजनीति को नैतिकता और धर्म से जोड़ता है जिससे शक्ति का दुरुपयोग ना हो सके। धर्मशास्त्र और दंड नीति का संबंध। तो धर्मशास्त्र नीति का नैतिक आधार है जबकि दंड नीति उसका व्यवहारिक रूप है। धर्मशास्त्र क्या? धर्मशास्त्र जो है नीति का नैतिक आधार है और जो दंड नीति है उसी का व्यवहारिक रूप है। इसके बाद धर्मशास्त्र यह निर्धारित करता है कि क्या सही और क्या गलत है, जबकि दंड नीति उस गलत के लिए दंड की व्यवस्था करती है। धर्मशास्त्र समाज को नैतिक दिशा देता है और दंड नीति उसे लागू करने का माध्यम बनती है। उदाहरण के लिए यदि चोरी अधर्म है धर्मशास्त्र के अनुसार तो चोर को दंडित करने की व्यवस्था दंड नीति के तहत आती है। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र केवल सत्ता का अध्ययन नहीं है बल्कि एक नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का हिस्सा था। यानी कि राजनीति जो शास्त्र है केवल सत्ता का अध्ययन नहीं होता है, वहां पर नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था भी होती है। दंड नीति और धर्मशास्त्र इसके दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जहां धर्मशास्त्र ने आदर्शों की स्थापना की वही दंड नीति ने उन्हें लागू किया। यानी जब कोई चीज की स्थापना होती है तो उसको लागू भी करना होता है। तो धर्मशास्त्र का काम है आदर्शों की स्थापना करना और दंड नीति का काम है उसे लागू करना।
राजा को केवल शासक नहीं, धर्म का रक्षक, समाज का मार्गदर्शक माना गया है। आज के शासन तंत्र में भी यदि इन प्राचीन सिद्धांतों जैसे न्याय, नैतिकता, उत्तरदायित्व, लोक कल्याण को अपनाया जाए तो शासन अधिक न्यायपूर्ण होगा, पारदर्शी होगा और प्रभावशाली हो सकता है। यानी कि अगर हम लोग अभी भी न्याय, नैतिकता, उत्तरदायित्व जैसी चीजों को अपनाएं तो हमारा जो शासन है अधिक न्यायपूर्ण होगा, पारदर्शी होगा और प्रभावशाली होगा। इस प्रकार प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र आज भी नैतिक प्रशासन और आदर्श शासन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सभा, पंचकुल पंचकुल एवं पंचायती ग्रामीण व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि सभा, पंचकुल और पंचायती ग्रामीण व्यवस्था उस समय जो प्राचीन भारतीय राजनीति में थी उसका विस्तार पूर्वक यहाँ पर वर्णन करना है। तो भारत प्राचीन काल से ही एक लोकतांत्रिक परंपरा वाला देश रहा है। यहाँ की ग्रामीण व्यवस्थाएं और संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को दिशा देती थीं। इन संस्थाओं में प्रमुख थी सभा, पंचकुल और पंचायती ग्रामीण व्यवस्थाएं। ये संस्था जो हैं जन सहभागिता, न्याय और प्रशासन का आधार रही है। यानी कि जो भारत है वो प्राचीन काल से लोकतांत्रिक परंपरा को फॉलो करता था और यहाँ की जो ग्रामीण व्यवस्थाएं थी, संस्थाएं थी, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को दिशा देती थी। और जो ये संस्थाएं थी उसमें कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं थी? सभा, पंचकुल और जो है पंचायती ग्रामीण व्यवस्था। तो सबसे पहले देखते थे सभा। तो सभा प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण संस्था थी जो मुख्य रूप से बुजुर्गों और बुद्धिजीवियों की समिति होती थी। यानी कि इसमें कौन होते थे? बुजुर्ग होते थे और बुद्धिजीवियों की समिति होती थी। यह संस्था वैदिक काल में विद्यमान थी और समाज के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? तो सभा में समाज के अनुभवी, प्रतिष्ठित और विद्वान पुरुषों को शामिल किया जाता था। यह संस्था नीतियों, विवादों और सामाजिक विषयों पर चर्चा करके निर्णय लेती थी। राजा के कार्यों की समीक्षा करने और नीति निर्धारण में भी सभा की भूमिका होती थी। यानी कि जो राजा के कार्यों की समीक्षा करना और जो नीति निर्धारण में भी इनकी भूमिका होती थी। यह संस्था न्यायिक कार्य भी करती थी, जैसे कि अपराधों पर दंड देना, जमीनी विवाद सुलझाना आदि। सभा का उद्देश्य समाज को संगठित करना, नैतिक मूल्यों की रक्षा करना और समाज को अनुशासन बनाए रखना था। सभा का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या था? समाज को इकट्ठा करके रखना, नैतिक मूल्यों की रचना करना, रक्षा करना और जो है सामाजिक अनुशासन बनाए रखना। ये सारी चीजें किसकी विशेषताएं थी? सभा की विशेषताएं थी। और सभा का मूल उद्देश्य था नैतिक मूल्यों की रक्षा करना और सामाजिक जो अनुशासन है उसको बनाए रखना। इसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा पंचकुल। तो पंचकुल एक ऐसी संस्था थी जो 5 पंचों का समूह होता था। यह संस्था पंचायत का ही एक प्रारंभिक रूप मानी जा सकती है। इसका उपयोग विशेष रूप से विवादों के निपटारे और सामूहिक निर्णयों में होता था। तो इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो पंचकुल का गठन 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया जाता था, जिन्हें पंच परमेश्वर भी कहा जाता था। यह संस्था ग्राम स्तर पर न्याय व्यवस्था को संचालित करती थी। पंचकुल निष्पक्ष निर्णय लेने में विश्वास रखती थी और इसके निर्णय को अंतिम माना जाता था। निर्णय आम सहमति से लिए जाते थे और समाज के सभी वर्गों पर लागू करते थे। यानी कि पंचकुल द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते थे वो आम लोगों की सहमति से ही लिए जाते थे और जो है समाज के सभी वर्गों पर भी लागू होते थे। पंचकुल का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि आज भी भारत के गांवों में विवाद निपटाने में पंचों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद है पंचायती ग्रामीण व्यवस्था। तो पंचायती राज प्रणाली भारत की लोकतांत्रिक ग्रामीण शासन प्रणाली है। यह भारत में लोकतंत्र को जड़ से मजबूत करने वाली व्यवस्था है। यह प्रणाली संविधान के 73वें संशोधन यानी कि 1992 द्वारा औपचारिक रूप से स्थापित की गई थी। यानी जो पंचायती राज प्रणाली थी वो भारत की लोकतांत्रिक ग्रामीण शासन प्रणाली है जो भारत की जड़ को मजबूत करती थी। यह प्रणाली जो है संविधान के 73वें संशोधन द्वारा 1992 में औपचारिक रूप से स्थापित यानी कि जोड़ी गई थी। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत 3 स्तरीय प्रणाली होती है। पहली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये 3 जो है ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक या तहसील स्तर पर और जिला परिषद मतलब कि जिला स्तर पर। तो प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा होती है जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक सदस्य होते हैं। ग्राम सभा पंचायत के कामकाज की निगरानी करती है और आवश्यक सुझाव भी देती है। ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बनाती है जैसे सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वच्छता आदि। पंचायतें न्याय पंचायत के रूप में छोटे मोटे विवादों को सुलझाती भी है। तो ये सारी चीजें पंचायती ग्रामीण व्यवस्था की मानी जाती हैं।
इसके बाद आते हैं महत्व पर। तो यह व्यवस्था ग्रामीण जनता को प्रशासन में भागीदारी का अवसर देती है, यह शासन को विकेंद्रीकृत करती है और निर्णयों को स्थानीय स्तर पर लागू करने में मदद करती है। यह सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और दलितों आदिवासियों के अधिकारों की भी रक्षा में सहायक है। तो इसका महत्व क्या है? यह जो शासन को विकेंद्रीकृत करती है और निर्णयों को स्थानीय स्तर पर लागू करती है, और जो है यह व्यवस्था ग्रामीण जनता को प्रशासन में भागीदारी का भी अवसर देती है। यह सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और दलितों आदिवासियों के अधिकारों की भी रक्षा में सहायक हैं। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष देंगे। तो सभा, पंचकूल और पंचायती ग्रामीण व्यवस्था भारत की सामाजिक संरचना और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतीक रहे हैं। जहां सभा और पंचकूल प्राचीन भारत की परंपरागत संस्थाएं थी, वहीं पंचायती राज जो व्यवस्था थी प्रणाली आज की लोकतांत्रिक भारत की आधारशिला है। इन संस्थाओं ने समाज को संगठित, न्यायपूर्ण और उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? मनु एवं कौटिल्य के राजनैतिक चिंतन को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो मनु का जो राजनैतिक चिंतन था और जो कौटिल्य का राजनैतिक चिंतन था, उनमें क्या विशेषताएं थी वो देखेंगे। तो मनु एवं कौटिल्य भारतीय राजनीतिक चिंतन के दो प्रमुख स्तंभ हैं। दोनों ने अपने अपने ग्रंथों के माध्यम से प्राचीन भारतीय राज्य शासन व्यवस्था, धर्म और राजनीति के विभिन्न पहलुओं को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। मनु का मनुस्मृति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय राजनीति के दो अलग अलग दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। फिर भी इसमें जो है कुछ समानताएं भी देखने को मिलती हैं। मनु ने क्या लिखा था? मनु ने लिखी थी मनुस्मृति और कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। तो ये दोनों चीजें जो है भारतीय राजनीति को अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, फिर भी इनमें कुछ जो है समानताएं देखने को मिलती हैं। मनु का राजनीतिक चिंतन, मनुस्मृति के अनुसार ये बात बताई जा रही है। केंद्रीय विचार उनका क्या था? उनका केंद्रीय विचार धर्म पर आधारित राज्य व्यवस्था होनी चाहिए। मनु ने एक धार्मिक और नैतिक जीवन राज्य की परिकल्पना की थी। उनके अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा करना, न्याय प्रदान करना और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। उनके अनुसार राज्य की परिभाषा क्या थी? धर्म की रक्षा करना, न्याय प्रदान करना और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। इसके बाद उसमें मुख्य विशेषताएं देखेंगे। तो उसके अनुसार राजा का महत्व क्या होता था? मनु के अनुसार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और राजा का मुख्य कार्य धर्म की रक्षा और प्रजा को न्याय देना है। यानी कि मनुस्मृति में राजा का महत्व क्या बताया गया है? मनुस्मृति के अनुसार राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, राजा का मुख्य कार्य जो है धर्म की रक्षा करना और प्रजा को न्याय देना है। इसके बाद धर्म और राजनीति का मेल। तो मनु ने धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग नहीं माना है। उन्होंने माना कि राज्य का आधार धर्म होना चाहिए। यदि राजा अधर्मी होगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसके बाद वर्ण व्यवस्था। तो मनु का राजनीतिक चिंतन वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटा गया और राज्य व्यवस्था में क्षत्रियों को प्रमुख भूमिका दी गई। यानी कि जो मनुस्मृति है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। उसमें जो है समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। इसके बाद मनुस्मृति में दंड नीति है। तो मनु ने दंड को समाज में अनुशासन बनाए रखने का आवश्यक साधन माना था। उन्होंने क्या दंड नीति दी थी? दंड नीति का मतलब क्या है? अगर हम लोग समाज में दंड नहीं देंगे लोगों को, तो समाज अगर अच्छा बनाना है तो हमको अनुशासन बनाए रखना है, तो समाज में दंड नीति लानी होगी। राजा को निष्पक्ष होकर कठोर दंड देना चाहिए ताकि अपराधियों में भय बना रहे और अनुशासन बना रहे। इसके बाद राजा के कर्तव्य। तो धर्म का पालन करना, न्याय प्रदान करना, सामाजिक समरसता बनाए रखना और प्रजा की रक्षा करना, ये सारी चीजें क्या है? राजा के कर्तव्य हैं। क्या है? ये सब किसके हैं? राजा के कर्तव्य हैं। ठीक है। इसके बाद देख लेते कौटिल्य का राजनैतिक चिंतन अर्थशास्त्र के आधार पर। इनका केंद्रीय विचार क्या था? व्यवहारिक और यथार्थवादी राजनीति करनी चाहिए। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, का दृष्टिकोण पूरी तरह व्यवहारिक है, यानी कि रियल लाइफ से है। ठीक है। उन्होंने धर्म से अधिक राजनीतिक यथार्थ को ही महत्व दिया, यानी कि रियलिज्म को उन्होंने जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। उनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो उनके अनुसार राज्य की अवधारणा क्या थी? तो कौटिल्य के अनुसार राज्य 6 अंगों स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड से मिलकर बना होता है। यानी कि जो राज्य होता है वो 6 अंगों स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड से मिलकर बना होता है। राजा को राज्य का संचालन कुशलता से करना चाहिए। अब यहाँ पर राजा की भूमिका क्या है कौटिल्य के अनुसार? तो राजा को शक्तिशाली, बुद्धिमान, नैतिक और योग्य होना चाहिए।
उसे अर्थ यानी कि धन, शक्ति और कूटनीति का सही उपयोग करना आना चाहिए। दंड नीति और कूटनीति, तो कौटिल्य ने दंड और कूटनीति को शासन के दो मुख्य स्तंभ माना है। उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति को भी शासन का मूल बताया है। इसके बाद है अर्थ और शक्ति का महत्व, तो कौटिल्य ने राज्य के लिए आर्थिक संसाधनों और सेना को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। राजा को समृद्ध और सशक्त राज्य की स्थापना करनी चाहिए। तो ये कोई भी राजा है उसके आर्थिक संसाधन मजबूत होने चाहिए और जो राजा कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने राज्य को समृद्ध और सशक्त बनाए, जिससे कोई दूसरा जो है राजा उस पर कब्जा ना कर सके। इसके बाद गुप्तचर व्यवस्था, तो कौटिल्य ने एक विस्तृत गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन किया। यह व्यवस्था राज्य की सुरक्षा, आंतरिक षड्यंत्रों को रोकने और अन्य समाजों की जानकारी के लिए भी आवश्यक मानी गई है। इसके बाद है मंडल सिद्धांत, तो कौटिल्य का अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी गहरा चिंतन था। उन्होंने मंडल सिद्धांत के तहत यह बताया कि पड़ोसी राज्य शत्रु होता है और शत्रु का शत्रु मित्र होता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष देंगे। तो मनु और कौटिल्य दोनों का राजनैतिक जीवन भारतीय परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जहां मनु ने एक धार्मिक और नैतिक राज्य की कल्पना की, वहीं कौटिल्य ने एक शक्तिशाली, व्यावहारिक और रणनीतिक राज्य की खाका प्रस्तुत किया। दोनों का चिंतन आज भी राजनीति, प्रशासन और नीति निर्माण में मार्गदर्शक सिद्ध रहा है। अब चलते हैं यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए राज्य के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम लोग राज्य की परिभाषा देखेंगे, इसके बाद राज्य के प्रकार देखेंगे। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सशक्त संगठन की आवश्यकता होती है। यदि हमें समाज में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखनी है तो हमें एक सशक्त संगठन की आवश्यकता होती है। यही संगठन राज्य कहलाता है। राज्य के बिना समाज में अराजकता फैल सकती है। यह संस्था न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखती है बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करती है। आप देख लेते हैं राज्य का अर्थ। तो राज्य एक राजनीतिक संगठन है जिसमें एक निश्चित भूभाग, स्थायी जनसंख्या, एक सक्षम सरकार और सार्वभौम सत्ता होती है। यह संस्था समाज को नियमों के अधीन रखती है और नागरिकों को सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करती है। इसके बाद देखेंगे राज्य की परिभाषा। तो गवर्नर के अनुसार राज्य वह संस्था है जो किसी निश्चित भूभाग में रहने वाली स्थायी जनसंख्या पर सर्वोच्च सत्ता रखती है। यानी कि राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य की परिभाषा है, राज्य वह संस्था है जो किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले स्थायी जनसंख्या पर सर्वोच्च सत्ता रखती है। इसके बाद राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आवश्यक तत्व जनसंख्या, भूभाग, सरकार, सार्वभौमिकता। राज्य के लिए एक स्थायी जनसंख्या का होना आवश्यक है, चाहे वह कम हो या अधिक हो। भूभाग, राज्य की निश्चित सीमित भूमि होती है जिसमें उसका शासन चलता है। सरकार, शासन को संचालित करने वाली संस्था सरकार कहलाती है। यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में कार्य करती है। इसके बाद है सार्वभौमता, तो राज्य की सर्वोच्च सत्ता जो कानून बना सकती है और लागू कर सकती है, यह आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में होती है। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर राज्य के स्वरूप। तो राज्य का स्वरूप यह दर्शाता है कि राज्य कैसे कार्य करता है, उसका शासन कैसा है और नागरिकों के साथ उसका संबंध कैसा होता है। राज्य के स्वरूप को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सैद्धांतिक स्वरूप। यह बताता है कि राज्य का निर्माण किस विचारधारा पर हुआ है, जैसे लोकतांत्रिक राज्य, समाजवादी और राज्य पूंजीवाद राज्य आदि। इसके बाद दूसरा स्वरूप होता है व्यावहारिक स्वरूप। यह बताता है कि राज्य वास्तविक जीवन में कैसे कार्य करता है, जैसे एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवहार में कितना लोकतांत्रिक है, यह उसका व्यवहारिक स्वरूप दिखाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर राज्य के प्रकार। तो राज्य को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित आधारों पर राज्यों के प्रकार को समझ सकते हैं। पहला है शासन पद्धति के आधार पर। तो पहला होता है राजतंत्र, जिसे हम लोग मोनार्ची कहते हैं। इसमें राज्य का प्रमुख राजा या रानी होती है, सत्ता वंशानुगत होती है। उदाहरण जैसे सऊदी अरब, यानी कि यहाँ पर जो है राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। इसके बाद गणराज्य जैसे रिपब्लिक होते हैं, इसमें राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है, जैसे भारत, अमेरिका। तो ये गणराज्य राज्य है, ठीक है। इसके बाद सत्ता विकेंद्रीकरण के आधार पर एकात्मक राज्य जैसे यूनिटरी स्टेट, इसमें सत्ता का केंद्रीकरण होता है, केंद्रीय सरकार जो है सर्वोच्च होती है, जैसे फ्रांस, जापान। इसके बाद संघीय राज्य मतलब फेडरल स्टेट, जिसमें सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होती है, उदाहरण और भारत और अमेरिका। इसके बाद है सार्वभौमता के आधार पर।
तो सार्वभौमता मतलब कि स्वतंत्र राज्य, जो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो और किसी अन्य राज्य पर निर्भर ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? स्वतंत्र राज्य कहते हैं। तो ये है भारत। इसके बाद है आश्रित राज्य, जो किसी अन्य राज्य पर रक्षा, विदेश नीति या आंतरिक मामलों में निर्भर हो। औपनिवेशिक कालीन भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो उसे हम लोग कहते थे आश्रित राज्य, और जो अब है वो है स्वतंत्र राज्य। ठीक है। इसके बाद है राजनीतिक विचारधारा के आधार पर। तो लोकतांत्रिक राज्य क्या है? जहां जनता को शासन में भागीदारी का हिस्सा मिलता है, उसी को कहते हैं लोकतांत्रिक राज्य, जैसा कि भारत। तानाशाही राज्य, जहां सत्ता एक व्यक्ति या दल के हाथ में केंद्रित होती है, उदाहरण के लिए उत्तर कोरिया। इसके बाद है समाजवादी राज्य मतलब सोशलिस्ट स्टेट, जिसमें समाज की समानता और संसाधनों के सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था होती है, जैसे कि चाइना मतलब कि चीन। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका निष्कर्ष देंगे। तो राज्य एक संगठित संस्था है जो समाज में शांति, सुरक्षा और न्याय प्रदान करती है। इसके विभिन्न स्वरूप और प्रकार हैं, जो इसके कार्य को करने के ढंग, सत्ता की संरचना और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करते हैं। आधुनिक युग में लोकतांत्रिक और संघीय राज्यों की भूमिका अधिक बढ़ रही है, क्योंकि ये नागरिकों को अधिक भागीदारी और अधिकार प्रदान करते हैं। राज्यों का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण, न्याय और शांति सुनिश्चित करना होता है। ठीक है। प्रश्न कह रहा है रामायण कालीन व महाभारत कालीन पौर एवं जनपदों का विवेचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि रामायण कालीन यानी कि त्रेता युग और महाभारत कालीन यानी कि द्वापर युग में जो पौर एवं जनपद थे, उनके बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो भारत का प्राचीन इतिहास दो महान ग्रंथों रामायण और महाभारत में वर्णित घटनाओं और पात्रों से जुड़ा हुआ है। इन ग्रंथों में जिन पौर यानी कि नगरों और जनपदों यानी कि क्षेत्र और राज्यों का वर्णन मिलता है, वे न केवल तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का दर्पण है, बल्कि भारत की भौगोलिक और ऐतिहासिक चेतना को भी दर्शाते हैं। यानी कि जो राज्य, जो पौर हैं, वो जनपद हैं, वो जो है भारत की भौगोलिक और ऐतिहासिक चेतना को भी दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रामायण कालीन में जो है पौर एवं जनपद कौन कौन से थे। तो रामायण काल की जो पृष्ठभूमि है वो त्रेता युग में मानी जाती है। इस युग में कई समृद्ध नगर और शक्तिशाली जनपद अस्तित्व में थे। सबसे पहला कौन सा? अयोध्या। तो ये जो है रामायण का प्रमुख नगर था अयोध्या, जो कोसल जनपद की राजधानी थी, जहां दशरथ, यहाँ जो है राजा दशरथ के शासक थे। यानी कि यहाँ के शासक कौन थे? राजा दशरथ थे। और भगवान राम का जन्म भी यहीं हुआ था। अयोध्या को सुव्यवस्थित, समृद्ध और धार्मिक नगरी बताया गया है। इसके बाद आ जाती है हमारी दूसरा जो है जनपद, वो है मिथिला। क्या है? मिथिला है। तो मिथिला जो जनपद की राजधानी जनकपुर थी, जो राजा जनक का राज्य था। सीता का जन्म कहाँ हुआ था? जनकपुर में हुआ था। और यह क्षेत्र जो है शिक्षा, दर्शन और कृषि के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद आ जाती है लंका। तो ये भी रावण जो है रामायण कालीन में ही थी। तो लंका जो है रावण का साम्राज्य था, जो समुद्र पार स्थित एक विशाल और सुनियोजित नगर था। लंका का उल्लेख एक भव्य स्वर्ण नगरी के रूप में किया जाता है। इसके बाद है किष्किंधा। तो यह वानर राज बाली और सुग्रीव का राज्य था, जो दक्षिण भारत के क्षेत्र में माना जाता है। राम और सुग्रीव की मित्रता यहीं हुई थी। इसके बाद है पंचवटी, चित्रकूट और दंडकारण्य। तो ये स्थल जो है राम के वनवास काल के महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं। दंडकारण्य वन में अनेक ऋषि आश्रम भी थे और ये राक्षसों का निवास स्थल भी था। यानी कि पंचवटी, चित्रकूट और दंडकारण्य जो थे, यहाँ पर जो है श्री राम ने वनवास के समय पड़ाव रखा था। इसके बाद है जनकपुर, श्रृंगवेरपुर, भारद्वाज आश्रम। तो इन क्षेत्रों का महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से रहा है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज ग्रह गुहू का राज्य था, जो राम के परम भक्त थे। यानी कि जो श्रृंगवेरपुर था, इसमें निषाद राज गुहू का राज्य था। इसके बाद देखते हैं महाभारत कालीन पौर एवं जनपद। यानी कि महाभारत के समय कौन कौन से पौर एवं जनपद थे। तो महाभारत की पृष्ठभूमि जो है द्वापर युग में मानी गई है। और ये जो है रामायण के बाद के सबसे पहले त्रेता आया, इसके बाद आया द्वापर। तो इस युग में राजनीतिक संरचना अधिक विकसित थी और अनेक गणराज्य व साम्राज्य अस्तित्व में थे। पहला था सबसे इंपॉर्टेंट हस्तिनापुर। तो कौरवों और पांडवों की राजधानी थी ये। यह कुरु जनपद का प्रमुख नगर था और महाभारत युद्ध का जो है मुख्य केंद्र था। इसके बाद है था इंद्रप्रस्थ। तो पांडवों द्वारा बसाया गया नगर, जो आज के दिल्ली क्षेत्र में माना जाता है, इसे स्वर्ग के समान बताया गया है। यानी कि जो इंद्रप्रस्थ था वो पांडवों द्वारा बसाया गया था और जो वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली में है।
इसके बाद थी द्वारका। तो ये द्वारका जो है भगवान श्री कृष्ण का राज्य था। द्वारका को समुद्र के किनारे बसा एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से विकसित नगर माना जाता है। इसका निर्माण किसने किया? श्री कृष्ण ने ही किया था। इसके बाद है मगध। तो मगध एक प्रमुख शक्ति था जिसकी राजधानी गिरिब्रज बाद में राजगृह थी। जरासंध यहाँ का प्रसिद्ध राजा था जिसे भीम ने परास्त किया था। यानी कि जो मगध था वो यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा था जरासंध, और जिसे किसने पराजित किया था? भीम ने पराजित किया था। इसके बाद इसी में आपके आ जाते हैं काशी, कौशल, विदेह, चेदी, अवंती, पांचाल। तो इन जनपदों का वर्णन अनेक बार आता है। पांचाल राज की राजधानी कांपिल्य थी और द्रौपदी वहीं की राजकुमारी थी। तो देखिए इतने सारे जो है जनपद और जो पौर हैं, तो आप जितने आपको याद रहेंगे आप उतने लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सारे लिखें। इसके बाद है मथुरा। तो यदुवंशी राजा उग्रसेन और कंस का राज था। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और यह नगरी धार्मिक और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसके बाद इसी में आपका था कुरु, पांचाल, केकय, मद्र और गंधार। तो ये सभी जो जनपद थे महाभारत युद्ध से किसी ना किसी रूप से जुड़े थे। मद्र देश से शल्य थे, गंधार से शकुनी थे और केकय से पांडवों की माता केकई थी। इसके बाद यहाँ पर तुलनात्मक विवेचन कर सकते हैं। इस समय त्रेता युग था रामायण काल में, द्वापर युग शासन व्यवस्था का ये राजतंत्र थी, और यहाँ पर जो महाभारत में राजतंत्र और गणराज्य दोनों प्रकार की थी। प्रमुख नगर इसमें अयोध्या, मिथिला, लंका थे, और इसमें हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और द्वारका थे। सांस्कृतिक केंद्र देखें तो ऋषियों के आश्रम, धार्मिक नगर थे। यहाँ पर शिक्षा केंद्र, युद्ध कला और राजनीति सिखाई जाती थी। ठीक है। इसके बाद भौगोलिक विस्तार देखें तो उत्तर भारत और दक्षिण तक था, और ये जो है महाभारत जो महाभारत काल था ये संपूर्ण भारत से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इसके बाद हम लोग इसका निष्कर्ष दे देंगे। तो रामायण कालीन और महाभारत कालीन नगर व जनपद न केवल तात्कालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रतिबिंबित करते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि भारत को भौगोलिक एकता कितनी विस्तृत और विविध थी। रामायण में नगरों की धार्मिकता और सांस्कृतिक समृद्धि प्रमुख है, जबकि महाभारत में राजनीतिक दांव पेंच, युद्ध नीति और राजनयिक संबंध अधिक उभरे हुए हैं। इन ग्रंथों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत की संरचना, जीवन शैली और मूल्यों की झलक मिलती है, जो आज भी हमारी सभ्यता की नींव है। यानी कि जो महाभारत, जिस समय महाभारत हुई थी उस समय क्या राजनीतिक दांव पेच चलते थे, युद्ध नीति होती थी, जबकि जो रामायण कालीन था रामायण नगरों में धार्मिक स्थल थे, सांस्कृतिक जो वहां पर समृद्धि थी। तो दोनों जो है राज्यों में अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा प्रश्न, प्राचीन भारतीय कर व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये भी आपका पीवाईक्यू से ही लिया गया है। तो प्राचीन भारत की कर व्यवस्था यानी टैक्स सिस्टम एक सुव्यवस्थित, नैतिक और समाज हितैषी प्रणाली थी। यह व्यवस्था न केवल शासन के खर्चों को पूरा करने के लिए थी, बल्कि समाज में आर्थिक संतुलन बनाए रखने का भी एक माध्यम थी। उस समय कर प्रणाली धर्म, न्याय और नैतिकता पर आधारित थी। ऋग्वेद, महाभारत, मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अन्य ग्रंथ में कर व्यवस्था का जो है विस्तार से वर्णन मिलता है। यानी कि जो प्राचीन भारतीय में कर व्यवस्था लगाया जाता वो इसलिए नहीं लगाया जाता था कि राजा उससे अपना पेट भरता था। राजा उससे क्या करते थे, जो कर आता था उससे जो है शासनिक खर्चों को पूरा करते थे और समाज में जो है आर्थिक संतुलन भी बनाए रखते थे। कुछ राजा ऐसे भी थे जो पैसों को, टैक्स के पैसों को, जो कर के पैसों को अपने खुद के ऊपर खर्च करते थे। तो सबसे पहले यहां पर देखें कर का उद्देश्य क्या था। तो प्राचीन भारत में कर वसूलने का मुख्य उद्देश्य था राज्य की रक्षा करना, प्रशासन रखना, न्याय व्यवस्था और जन कल्याण के कार्यों को चलाना था। जैसे आज के समय में सरकार जो हमसे टैक्स लेती है, उससे सड़क बनवाती है और जो अन्य खर्चे शिक्षा पर खर्चा करती है, तो ये सारी चीजें जो है टैक्स से ही चलती है। तो कर को राजधर्म का भाग माना गया है, यानी कि राजा का कर्तव्य था कि वह कर वसूले, लेकिन अत्याचार या जबरन नहीं। कर के प्रकार तो वहां पर देख लेते हैं। प्राचीन भारत में कई प्रकार के कर प्रचलित थे, जिनमें हम लोग निम्नलिखित भागों में बांटा है। सबसे पहले था प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स। यह कर सीधे व्यक्ति की आय या उत्पादन पर लगाया जाता था, जैसे भूमि कर और व्यक्तिगत कर। इसे उदक भाग या राजभाग कहा जाता था। यह कृषि उत्पाद का एक निश्चित भाग होता था जो राजा को दिया जाता था। आमतौर पर यह 1/6 था, यानी कि अगर आपने 6 बोरे गेहूं निकाले हैं तो आपको 1 बोरा राजा को देना पड़ेगा, या फिर 1/4 मतलब कि 4 निकाले तो 1 बोरा आपको राजा को देना पड़ेगा। इसके बाद था व्यक्तिगत कर मतलब व्यापारियों, दस्तकारों और श्रमिकों से उनकी आय पर कर लिया जाता था। इसके बाद था अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। यह कर वस्तुओं पर लगाया जाता था, उपभोक्ता से वसूला जाता था। जैसे आज भी हम जो इंडिया में टैक्स सिस्टम चलता है वो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी चलता है।
ये शुल्क कस्टम ड्यूटीज व्यापार पर, विशेषकर आयात और निर्यात वस्तुओं पर, चुंगी शहरों में प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर, पथकर यानी कि रोड टैक्स, मार्ग उपयोग करने पर दिया जाने वाला कर। तो ये सारे टैक्स अब भी वर्तमान में भी इंडिया में प्रचलित हैं। इसके बाद है कर वसूली की पद्धत। तो कर वसूली की प्रक्रिया सुव्यवस्थित थी। राजा कर स्वयं नहीं वसूलता था, इसके लिए एक संगठन या अधिकारी मंडल होता था। जैसे समाहर्ता कलेक्टर, यह प्रमुख रूप से अधिकारी होता है जो राजस्व का संकलन करता था। इसके बाद स्थानीय अधिकारी ग्राम नगर स्तर पर एकत्र करने के लिए ग्राम प्रमुख या नगर अधिकारी नियुक्त होते थे। कर वसूली में पारदर्शिता और न्याय का ध्यान रखा जाता था। कौटिल्य के अनुसार करदाता की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए और कर की दरें संतुलित होनी चाहिए। यानी कौटिल्य कहते हैं करदाता की जो आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए और की जो कर की दरें हैं वो संतुलित होनी चाहिए थी। इसके बाद है कर की दरें और नीति। तो प्राचीन भारतीय कर नीति लचीली और समयानुकूल थी। फसल खराब होने पर या प्राकृतिक आपदा आने पर माफ कर दिया जाता था और राजा को यह निर्देश था कि वह अपनी प्रजा से इतना ही कर ले जितना गाय अपने बछड़े को दूध पीने देती है, अर्थात संतुलन और ममता के साथ। तो यहाँ पर जो कर में जो है लचीलापन भी था, यानी अगर कोई फसल खराब हो जाती है, आपदा आने पर जो है उनसे कर नहीं वसूला जाता था। इसके बाद था विशेष कर। इसमें कुछ प्रकार के विशेष कर आते थे, जैसे धातु कर खनिजों पर लगता था, जल कर कुएं तालाब नहर जल स्रोतों पर लगता था, वन कर वनों से प्राप्त लकड़ी फल फूल आदि पर लगता था, सेवा कर यानी कुछ लोग अपनी सेवाओं को बदले कर नहीं देते थे बल्कि राजा की सेवा करते थे। इसके बाद है मनुस्मृति और अर्थव्यवस्था में जो है अर्थशास्त्र में कर व्यवस्था कैसी थी। तो मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा को न्यायपूर्ण कर लगाना चाहिए और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है कर व्यवस्था का सबसे विस्तृत ग्रंथ है जिसमें करों की गणना, वसूली, दरें और शासक के कर्तव्यों को स्पष्ट जानकारी दी गई है। तो मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा को न्यायपूर्ण कर लगाना चाहिए, यानी कि इतना ही कर लगाए जितना जो है कर देने वाला कर दे सके। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें जो है पूरे करों की गणना कैसे होती है, वसूली कैसी होती, दरें कैसे लगाई जाती हैं और शासक के जो कर्तव्यों की स्पष्ट जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। इसके बाद है कर की नैतिकता और समाज हित। तो कर को केवल धन संग्रह का साधन नहीं माना गया था बल्कि इसे समाज के विकास और राज्य की स्थिरता के लिए जरूरी माना गया। करदाता को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि वह राज्य का पोषण करता था। इसके बाद है प्रशासनिक उपयोग। तो प्राप्त कर का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता था: सेना का खर्च, सड़क, सिंचाई, शिक्षा व्यवस्था, न्याय प्रणाली, धार्मिक आयोजनों का खर्च, अकाल या आपदा में सहायता। यानी कि जो कर से कमाया जाता था वो आपदा या काल में भी जो है किसानों को दिया जाता था। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। प्राचीन भारत की कर व्यवस्था समाज के कल्याण और प्रशासन की मजबूती के लिए बनी थी। इसमें न्याय, नैतिकता, संतुलन और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाता था। आज भी कर नीति बनाते समय हमें प्राचीन भारत की उस सोच से प्रेरणा लेनी चाहिए जहां कर प्रणाली न केवल शासन का आधार थी बल्कि जनहित और न्याय का माध्यम भी थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने जो है 2 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी आपका जो है PYQ से ही लिया गया है, प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतरराज्यीय संबंधों को स्पष्ट करते हुए साम, दाम, दंड और भेद पर विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अंतरराज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशंस का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर संबंध स्थापित करना। आज के वैश्विक युग में कोई भी देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए सभी देशों को एक दूसरे से मिलकर चलना पड़ता है। यही अंतरराज्यीय संबंधों का मूल आधार है। ठीक है, अंतरराज्यीय संबंध का मतलब क्या है कि जो 2 देश हैं आपस में जो संबंध बनाते हैं, राजनीतिक बनाते हैं, आर्थिक बनाते हैं, सामाजिक बनाते हैं, सांस्कृतिक स्तर पर बनाते हैं, वो कहलाता है अंतरराज्यीय संबंध। और अंतरराज्यीय संबंध में हम लोग साम, दाम और दंड की जो नीति लगाते हैं वो क्या लगाते हैं उसको देखेंगे। तो प्राचीन भारत में भी अंतरराज्यीय संबंधों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया था। चाणक्य यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इन संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु 4 प्रमुख नीति तत्व बनाए थे: साम, दाम, दंड और भेद। यानी कि अंतरराज्यीय संबंध में अगर साम ना काम करे दाम लगाइए, दाम ना काम करे दंड लगाइए, अगर दंड भी काम ना करे तो भेद पर आइए। इन्हें सामरिक चातुर्य के 4 उपाय भी कहा जाता है। आज भी कूटनीति में इन सिद्धांतों का प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है। तो सबसे पहले आती है हमारी साम नीति, संधि या मैत्री नीति। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो पहला प्रस्ताव रहेगा संधि नीति। अगर आप संधि नहीं करते इसके बाद हम लोग दाम का प्रयोग करेंगे।
तो साम का अर्थ होता है संवाद, सहयोग या समझौता। यदि नीति शांतिपूर्ण तरीके से संबंध बनाने और मतभेद सुलझाने पर बल देती है। जब दो देशों के बीच कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो सबसे पहले प्रयास किया जाता है कि बातचीत के माध्यम से उसे सुलझाया जाए। और प्राचीन भारतीयों में क्या होता था, यही होता था। यानी कभी क्या करते थे, एक राजा है, दूसरी राजा या राजा का लड़का है और दूसरे राजा की लड़की के साथ शादी कर देते थे। उससे क्या हो जाता, उनके बीच जो मतभेद होते थे वो समाप्त हो जाते थे। और वर्तमान में अगर हम लोग देखें, अगर भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक एवं धार्मिक समानताएं हैं, दोनों देशों के बीच कई बार सीमाएं विवाद हुए हैं, लेकिन साम नीति के तहत इन विवादों को बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया गया। तो साम का मतलब होता है हम लोग पहले संधि बात से समझौता करेंगे, अगर उससे नहीं बनता है तब हम लोग आगे जो है दाम पर जाएंगे। इसके बाद विशेषता देखते हैं, तो यह नीति द्विपक्षीय संवाद पर आधारित होती है। यह नीति तभी लागू होगी जब दोनों पक्ष उस पर बात करने के लिए तैयार हों। शांति बनाए रखने की दिशा में यह पहला और सर्वोत्तम उपाय है। यानी कि अगर शांति बनाए रखें, सबसे पहला तरीका यही है कि हम लोग साम नीति का प्रयोग करें। इसके द्वारा युद्ध और संघर्ष की संभावना को कम किया जा सकता है। इसके बाद आता है दाम, मतलब प्रबोधन या आर्थिक नीति। प्रलोभन या आर्थिक नीति मतलब कि हम लालच देंगे, अगर साम से काम नहीं चलता है तो हम उसको लालच देंगे। तो दाम का अर्थ है धन या प्रलोभन द्वारा किसी राज्य या शासक को अपने पक्ष में करना। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इसका प्रयोग आर्थिक सहायता, व्यापार समझौते, ऋण अनुदान या निवेश के रूप में होता है। जैसे आप वर्तमान में कोई देश दूसरे देश को अनुदान देता है, इसलिए अनुदान देता है क्योंकि वो क्या कर रहा है, दाम का प्रयोग कर रहा है, यानी कि प्रलोभन की सहायता से अपने पक्ष में उसको करना चाहता है। उदाहरण के लिए अमेरिका द्वारा अन्य देशों को आर्थिक सहायता देना और इसके बदले में अपनी विदेश नीति का समर्थन लेना दाम नीति का आधुनिक उदाहरण है। भारत भी कई छोटे देशों को आर्थिक सहायता देकर मित्रवत संबंध स्थापित करता है। देखिए अमेरिका जो होता है सभी को सब्सिडी देता है और इसके बदले में क्या लेता है, अपनी विदेश नीति का समर्थन लेता है। यही जो है दाम नीति का सबसे अच्छा उदाहरण है। विशेषता अगर हम लोग देखें तो यह नीति आर्थिक कूटनीति का हिस्सा थी। इससे संबंध मजबूत किए जाते हैं। यह तरीका युद्ध से बचाकर आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है। अगर दाम भी काम नहीं करता है तब हम लोग दंड यानी कि बल प्रयोग या सैन्य नीति मतलब कि युद्ध का प्रयोग करते हैं। तो जब कोई राज्य बार बार चेतावनियों और समझौते को अनदेखा कर देता है या आक्रामक रवैया अपनाता है तब दंड नीति का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ है शक्ति या बल प्रयोग द्वारा अनुशासन स्थापित करना। उदाहरण के लिए अगर कोई देश आतंकवाद को समर्थन देता है और पड़ोसी देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है तो उस पर सैन्य कार्रवाई करना दंड नीति का उदाहरण है। जैसे भारत द्वारा 2016 में पाकिस्तान के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। ठीक है, तो साम दाम दंड भी काम नहीं कर रहा तो इसके बाद क्या करेंगे, भेद का काम करेंगे। तो विशेषता क्या है इसकी, तो यह नीति अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग होती है। यह तब लागू होती है जब साम और दाम का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह प्रतिरोध और आत्मरक्षा का उपाय होता है। इसके बाद आती है भेद नीति यानी गोपनीय रणनीति और कूटनीतिक चाल। तो भेद नीति का अर्थ है कूटनीति के माध्यम से दुश्मन या विरोधी राज्य के आंतरिक मतभेदों का लाभ उठाकर उसे कमजोर करना। इसमें गुप्तचर तंत्र, दूतावास, सूचना युद्ध और प्रचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई देश विरोधी देश के अंदरूनी राजनीतिक विवादों, जन असंतोष या अलगाववादी आंदोलनों को समर्थन देकर उसका मनोबल तोड़ता है तो यह भेद नीति कहलाती है। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर कोई हमारा देश विरोधी देश है तो हम क्या करेंगे, उसके जो अंदरूनी यानी कि जो इंटरनल मैटर्स है उनमें हम लोग जो है अफेयर करेंगे, विवादों और जन असंतोष या अलगाववादी आंदोलनों को समर्थन देकर, यानी कि जो उनमें अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, समर्थन देंगे। इससे क्या होगा, उससे उनका मनोबल टूटेगा और जो मनोबल टूटेगा यही हमारी भेद नीति कहलाती है। इससे वो कमजोर हो जाएंगे। इसके बाद हमको और आसान होगा उनके साथ जो है जो हमें करना है वो आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद विशेषता, तो यह सूक्ष्म और गुप्त रूप से कार्य करती है। इसमें बिना युद्ध के शत्रु को कमजोर किया जाता है, यानी इसमें कोई युद्ध नहीं होता है। यह एक गहन और बुद्धिमत्ता पूर्वक जो है नीति होती है। अब हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष देखेंगे। तो अंतरराज्यीय संबंध जो है आज के वैश्विक युग में अत्यंत जटिल और बहुपक्षीय हो गए हैं। देशों को अपने हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर सक्रिय रहना पड़ता है। चाणक्य द्वारा बताए गए साम दाम दंड और भेद आज भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं। ये नीतियां किसी भी देश की विदेश नीति और रणनीतिक निर्णय के मूल आधार माने जाते हैं। इनका विवेकपूर्ण और संतुलित प्रयोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सफल बनाने में सहायक होता है। यानी कि देखिए, अगर अंतरराष्ट्रीय संबंध अगर हमारे अच्छे होंगे तो हमारे देशों के साथ अगर सारे संबंध अच्छे होंगे तो हमारी जो है वर्ल्ड लेवल पर हमारी जो इमेज है वो अच्छी बनेगी।
तो अगर हमको अंतर्राज्यीय संबंध में साम दम दंड भेद जो भी प्रयोग करना पड़े वो हम करेंगे, ठीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और प्राचीन काल से ही यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार ग्रामीण व्यवस्था रही है। प्रश्न में क्या हमसे पूछा कि प्राचीन काल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, यानी कि प्राचीन काल में ग्रामीण व्यवस्था कैसी थी, उसकी संरचना क्या थी, वो सारी चीजें इस आंसर में हम लोग देखेंगे। तो गांव न केवल आर्थिक गतिविधियों के केंद्र होते थे बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन भी गांवों में ही फलता फूलता था। प्राचीन ग्रामीण व्यवस्था अत्यंत संगठित, आत्मनिर्भर और सामूहिक जीवन पर आधारित थी। यानी गांव में लोग जो है संगठित होकर रहते थे, सामूहिक जीवन व्यतीत करते थे और आत्मनिर्भर यानी कि अपने ऊपर स्वयं निर्भर थे, किसी दूसरे गांव पर निर्भर नहीं होते थे। कोई भी काम हो गांव के किसी न किसी व्यक्ति को आता होता था, सब लोग जो है मिलकर काम कर लेते थे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इसमें, गांव की संरचना प्राचीन काल में कैसी होती थी। तो प्राचीन भारत में गांवों की संरचना सुव्यवस्थित होती थी। हर गांव में खेती योग्य भूमि, चरागाह, कुएं, तालाब, मंदिर और घर होते थे। गांव के केंद्र में अधिकतर सार्वजनिक स्थान, मंदिर या पंचायत घर होता था जहां लोग एकत्र होते थे। यानी कि अगर कोई मान लीजिए कोई गांव होता तो वहां पे बीच में एक ऐसी जगह होती थी जहां पर कोई मंदिर बना होता था या फिर पंचायत घर वगैरह होती जहां पर लोग एकत्र होते थे। गांव में जाति व्यवस्था के अनुसार लोग रहते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग के लोग अलग अलग स्थानों में रहते थे, लेकिन गांव के कार्यों में सभी की भागीदारी होती थी। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ब्राह्मण रह रहे हैं, यहाँ पर शूद्र, यहाँ पर वैश्य, यहाँ पर क्षत्रिय, तो ये लोग जो है एक ही टोली में अलग अलग टोलियों में रहा करते थे। लेकिन गांव की आर्थिक गतिविधियों में सभी की क्या थी, सभी का योगदान समान था। अब देखते हैं कृषि और अर्थव्यवस्था कैसी थी उस समय। तो कृषि ही गांव की मुख्य आजीविका थी। लोग धान, गेहूं, जौ, बाजरा आदि में फसलें उगाते थे। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब और छोटी नहरों का उपयोग किया जाता था। बैल और हल से खेत जोते जाते थे। गांव की अर्थव्यवस्था स्वावलंबी होती थी, यानी लोगों को अधिकतर वस्तुएं गांव में ही मिल जाती थी। और उस समय क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। क्या चलता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में होता क्या है, हम आपको एक चीज देंगे, आप हमको उसके बदले दूसरी चीज देंगे। तो गांव में कई शिल्पकार और कारीगर होते थे, जैसे लोहार, बढ़ई, कुम्हार, जुलाहा, नाई, धोबी, तेली आदि। ये लोग गांव की आवश्यकताओं को पूरा करते थे और बदले में उन्हें अनाज या अन्य वस्तुएं मिलती थी। यह प्रणाली क्या कहलाती थी, जाजमानी प्रथा कहलाती थी। यानी ये लोग काम करते थे, उसके बदले में लोगों को अनाज या अन्य वस्तुएं दी जाती थी और ये प्रणाली क्या कहलाती, जाजमानी प्रथा कहलाती थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चलते हैं प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उस समय। तो गांव का प्रशासन पंचायती व्यवस्था से चलता था। पंच यानी 5 बुद्धिमान और अनुभवी लोग मिलकर गांव की समस्याओं को सुलझाते थे। इनके प्रमुख जो है, प्रमुख को ग्राम प्रमुख या मुखिया कहा जाता था। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित थी। तो ग्राम सभा गांव की सर्वोच्च संस्था मानी जाती थी। सभी बड़े लोग इसमें भाग लेते थे। भूमि विवाद हो, विवाह संबंधी मामले हो, अपराध हो या कर वसूली जैसे जो काम है, यही पंचायत में हुआ करते थे। इसके बाद सामाजिक और धार्मिक जीवन उनका कैसा था गांव में। तो गांव का जीवन सामूहिक होता था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे। पर्व त्योहार जैसे होली, दीपावली, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन आदि पूरे गांव के लोग मिलकर मनाते थे। हर गांव में मंदिर होते थे जो धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक मेल जोल का भी केंद्र होते थे, क्योंकि जब गांव में मान लीजिए कोई कार्यक्रम हुआ तो वहां पर जो है सभी धर्मों के लोग आते थे, तो इससे क्या होता था, सामाजिक मेल जोल का भी वो केंद्र था। शादी ब्याह, जन्म, मृत्यु आदि सभी सामाजिक कार्यों में पूरा गांव भाग लेता था। ग्रामीण जीवन में परंपराओं और मान्यताओं का विशेष स्थान होता था। इसके बाद उनकी शिक्षा और ज्ञान कैसा था वो देख लेते हैं। तो प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र गुरुकुल और पाठशालाएं होती थीं। ब्राह्मण बालकों को वेद, संस्कृत, गणित, आयुर्वेद आदि की शिक्षा दी जाती थी। गांव में वैद्य, चिकित्सक, ज्योतिषी और पंडित होते थे जो ज्ञान बांटते थे। इसके बाद आते गांव की आत्मनिर्भरता, यानी गांव अपने पर निर्भर होते थे। पूरी जो प्राचीन गांव पूरी तरह से निर्भर होते थे। हर काम के लिए गांव में ही लोग उपलब्ध होते थे। लोग वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम के माध्यम से सामानों का आदान प्रदान करते थे। व्यापार सीमित होता था, लेकिन गांवों की जरूरतें गांव में ही पूरी हो जाती थी। तो यहाँ पर इससे पता क्या चलता, गांव आत्मनिर्भरता क्या था, गांव यहाँ पर क्या था, आत्मनिर्भर था। ठीक है, इसके बाद यहां पर लिखेंगे निष्कर्ष। तो प्राचीन काल की
ग्रामीण व्यवस्था भारतीय समाज की आत्मा थी। यह व्यवस्था न केवल आर्थिक रूप से सशक्त थी बल्कि सामाजिक रूप से भी एकजुट और संतुलित थी। पंचायती शासन, जाजमानी प्रथा और सामूहिक जीवन इस व्यवस्था की खास पहचान थे। आज भी भारत के ग्रामीण जीवन में उस प्राचीन व्यवस्था की छाप देखी जा सकती है। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न देख लिया। पहला प्रश्न क्या था कि प्राचीन काल में जो है ग्रामीण व्यवस्था कैसी थी, विस्तार पूर्वक वर्णन करना था। तो ये चीज हमने यहाँ पर देख ली। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, मंडल सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी जो कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत दिया था उसकी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य प्राचीन भारत के एक महान राजनीतिक, अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जिसमें उन्होंने शासन, युद्ध नीति, राजनय और कूटनीति से जुड़े अनेक सिद्धांतों को विस्तार से समझाया है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है मंडल सिद्धांत। यानी कि उन्होंने अर्थशास्त्र एक अपनी किताब लिखी, उसी के अंदर एक है मंडल सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है राज्य की सुरक्षा, विदेश नीति और पड़ोसी राज्यों के साथ कैसे संबंध रखे जाएंगे ये चीज बताता है। तो सबसे पहले देखते हैं मंडल सिद्धांत क्या है। तो मंडल सिद्धांत के अनुसार कोई भी राज्य यानी कि राजा कभी अकेला नहीं होता। उसके चारों ओर कहीं राज्य होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं, कुछ मित्र होते हैं और कुछ तटस्थ होते, मतलब कि वो किसी का साथ नहीं देते हैं। इसलिए राजा को हमेशा यह समझना चाहिए कि कौन उसका दुश्मन है, कौन उसका मित्र है और जो है कौन उनसे और उन्हें जो है किससे सावधान रहना चाहिए। यानी कौन तटस्थ है, कौन मित्र है और कौन शत्रु है और उन्हें किनसे सावधान रहना चाहिए, ये राजा को बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। तो कौटिल्य ने कहा मध्यस्थ राजा के लिए निकटतम राज्य उसका स्वाभाविक शत्रु होता है और शत्रु का शत्रु उसका मित्र होता है। अब देखते हैं मंडल सिद्धांत की संरचना क्या थी। तो कौटिल्य ने राज्य को एक मंडल यानी घेरा के रूप में दिखाया और बताया कि उसके चारों ओर अलग अलग राज्यों की स्थिति कैसी होती है। इस सिद्धांत में कुल 12 प्रकार के राजा या राज्य माने गए हैं। यानी कि मंडल सिद्धांत में 12 राज्य होते हैं। जो किसी मान लीजिए कोई ए राज्य है तो इसके आसपास जो है 12 तरीके के जो है राज्य होंगे। कौन कौन से होंगे वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले है विजिगीसु, वह राजा जो विजय की इच्छा रखता है यानी कि आप स्वयं, ठीक है। इसके बाद है अरीज शत्रु, जो आपके राज्य के पास है और आपसे शत्रुता रखता है, तो अरीज हो गया। इसके बाद मित्र है, वह राज्य जो आपके शत्रु का शत्रु है। मित्र कौन है, जो आपके राज्य का शत्रु है, आपके राज्य के शत्रु का शत्रु है। इसके बाद है अरिमित्र, मतलब कि शत्रु का जो मित्र है उसे अरिमित्र कहते हैं। इसके बाद मित्र का मित्र, वह जो आपके मित्र का मित्र है। इसके बाद है अरिमित्र का मित्र, मतलब शत्रु के मित्र का मित्र। कौन है, शत्रु के मित्र का मित्र। इसके बाद है मध्यस्थ, जो ना आपके साथ है और ना ही आपके विरोध में है, वो मध्यस्थ है। इसके बाद है उदासीन, जो दूर है और तटस्थ है। इसके बाद है आपका पाणिग्रह, तो वह जो पीछे से वार करने को तैयार रहता है। क्या है, पार्षणिग्रह, जो पीछे से जो है वार करने को तैयार रहता है। इसके बाद है आक्रंद, वह जो आप पर या आपके मित्र पर आक्रमण करने की स्थिति में हो। इसके बाद है शरणागत, जो आपके राज्य की शरण में आ गया हो। और इसके बाद है दूधाभुक्त, जो केवल लाभ लेने की दृष्टि से संबंध रखता है। तो ये जो है 12 प्रकार के जो राज्य हैं एक राजा के आसपास होते हैं। इन सभी राज्यों का विश्लेषण करके जो राजा को यह तय करना चाहिए कि उसे कब किसके साथ मिलकर रणनीति बनानी चाहिए और किससे सावधान रहना चाहिए। तो ये 12 प्रकार के जो राजे होते हैं आसपास, तो आपको राजे को विशेष ध्यान रखना है किसके साथ संबंध बना के चलने और किससे दूरियां बना के चलनी है। इसके बाद यहां पर देखते हैं मंडल सिद्धांत की उपयोगिता क्या है। सबसे पहले विदेश नीति का मार्गदर्शन। ये सिद्धांत बताता है कि किसी भी राजा को अपने पड़ोसी राज्यों की नीति को समझकर जो है कार्य करना चाहिए। इसके बाद है शत्रु और मित्र की पहचान। इससे यह स्पष्ट किया गया है कि शत्रु का शत्रु आपका मित्र हो सकता है। इसके बाद है रणनीति निर्माण में सहायक, तो राजा को केवल अपने राज्य की चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि आसपास के राज्यों की गतिविधियों पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके बाद है समय अनुसार नीति बदलना। तो कौटिल्य ने कहा है कि समय पर परिस्थिति के अनुसार मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बनाना भी एक कुशल राजा की नीति होनी चाहिए। इसके बाद राज्य की सुरक्षा और विस्तार। तो इस सिद्धांत के माध्यम से राज्य न केवल अपनी रक्षा कर सकता है
बल्कि धीरे धीरे अपना विस्तार भी कर सकता है। इसके बाद हम लोग लास्ट में देंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है? कौटिल्य का मंडल सिद्धांत एक दूरदर्शी और व्यवहारिक सिद्धांत है जो आज की अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में भी प्रासंगिक है। यानी कि प्राचीन काल में जो व्यवहार और सिद्धांत है वो इस समय जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। यह सिद्धांत जो है राजा को यह सिखाता है कि कैसे अपने शत्रुओं की पहचान करे और उसे उनसे निपटे और मित्रता के माध्यम से अपने शक्ति को बढ़ाए। आज की दुनिया में जहां हर देश को अपने पड़ोसी देशों के साथ संतुलन बनाकर चलना पड़ता है, वहां कौटिल्य का मंडल सिद्धांत एक उपयोगी मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है। यह केवल राजनीति नहीं बल्कि जीवन की रणनीति भी सिखाता है कि हमें अपने आसपास के वातावरण को सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। इसके बाद चलते यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न क्या है? नामकरण और उपनयन संस्कार की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। प्राचीन काल में जो है नामकरण उपनयन संस्कार चलते थे तो उनकी क्या उपयोगिता है? तो हिंदू धर्म में जीवन को शुद्ध और व्यवस्थित रूप से जीने के लिए 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। इनमें से दो प्रमुख संस्कार हैं, नामकरण संस्कार और उपनयन संस्कार। ये दोनों संस्कार व्यक्ति के जीवन की दिशा और उद्देश्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर पहले देखते हैं नमस्कार संस्कार की उपयोगिता। नामकरण संस्कार का अर्थ है शिशु को जन्म के कुछ दिनों बाद एक उपयुक्त नाम देना। यह संस्कार सामान्यतः जन्म के 11वें दिन किया जाता है। परिवार के बुजुर्ग, माता पिता, पुरोहित आदि मिलकर बच्चे को शुभ नाम देते हैं। तो नामकरण संस्कार कब होता है? जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसके लगभग 11वें दिन जो है उसका नामकरण किया जाता है। उसके परिवार वाले इकट्ठा होते हैं, पंडित जी को बुलाया जाता है, इसके बाद बच्चे का नाम रखा जाता है। तो सबसे पहले इनके नामकरण संस्कार की प्रमुख उपयोगिता क्या है? पहचान की स्थापना की जाती है, यानी कि बच्चे को जो है उस नाम से ही आगे चल के जाना जाता है। नाम के बिना व्यक्ति की कोई सामाजिक पहचान नहीं होती। नामकरण से व्यक्ति जो है समाज में पहचाना जाने लगता है। इसके बाद है सांस्कृतिक जुड़ाव। नामकरण संस्कार में बच्चे को ऐसा नाम दिया जाता है जो धर्म और संस्कृति और पारिवारिक परंपरा से जुड़ा होता है। इसके बाद अच्छे गुणों की प्रेरणा। बच्चे के नाम अक्सर देवी देवताओं, ऋषियों, महापुरुषों या गुणों के आधार पर रखे जाते हैं जिससे उन्हें अच्छे संस्कारों की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद सामाजिकता की शुरुआत। यह पहला ऐसा संस्कार है जिसमें शिशु को समाज के सामने लाया जाता है और परिवार के बाहर उसकी उपस्थिति को मान्यता मिलती है। इसके बाद है शुभ भविष्य की कामना। तो नामकरण संस्कार के समय विशेष पूजा, मंत्रोच्चार, आशीर्वाद से शिशु के उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। तो आपको बस ये जो 5 हेडिंग याद रखनी है, इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है उपनयन संस्कार की क्या उपयोगिता है? तो उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। यह संस्कार प्राचीन काल में 18 से 12 वर्ष की आयु में बालकों का गुरुकुल में प्रवेश कराने से पहले किया जाता था। इसका उद्देश्य था शिक्षा की औपचारिक शुरुआत करना। तो उपनयन संस्कार की प्रमुख उपयोगिता देख लेते हैं। तो सबसे पहले उपयोगिता है शिक्षा की शुरुआत करना। उपनयन संस्कार के बाद बालक को गायत्री मंत्र सिखाया जाता है और उसे गुरु के सानिध्य में वेद अध्ययन और अन्य विद्या की जो है शिक्षा मिलती है। इसके बाद है अनुशासन की भावना। इस संस्कार से बालक में संयम, अनुशासन और आत्मनियंत्रण के गुण विकसित होते हैं। इसके बाद है धार्मिक जीवन की ओर अग्रसर। यह संस्कार एक बालक को धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाता है। अब वह धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने योग्य माना जाता है। इसके बाद है गुरु शिष्य परंपरा की नींव। उपनयन संस्कार में बालक को गुरु के पास सौंपा जाता है जो भारतीय शिक्षा की पद्धति का मूल है। इससे गुरु शिष्य परंपरा का महत्व बढ़ता है। इसके बाद जिम्मेदारियों की शुरुआत। यह संस्कार बालक को यह महसूस कराता है कि अब वह अपने जीवन की जिम्मेदारियों को समझने और निभाने योग्य जो है हो गया है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका निष्कर्ष दे देंगे। तो नामकरण उपनयन संस्कार न केवल एक धार्मिक परंपरा है बल्कि वे बच्चे के सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होते हैं। नामकरण से जहां बच्चों को समाज में एक पहचान मिलती है, वहीं उपनयन संस्कार से उसके जीवन को शिक्षा, अनुशासन और धर्म की ओर ले जाता है। इन संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक, एक सुसंगत मानव बनाना है। ये दोनों संस्कार जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी और आवश्यक हैं। यदि आज के आधुनिक युग में भी इन संस्कारों को सही रूप में अपनाया जाए तो समाज में नैतिकता, संस्कृति और सदाचार को जो है मजबूती मिलेगी। तो यहाँ पर टोटल हमने जो है 3 प्रश्नों को कवर किया हुआ है, ठीक है।
तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जो है जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।